डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़िशा आज आपको यांत्रिक एकता के बारे में बताऊंगी। अपने पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक में दो प्रकार के कानूनों की व्याख्या की है, एक दमनकारी कानून और दूसरा प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानून यांत्रिक एकता को प्रकट करते हैं और प्रतिकारी कानून श्रम विभाजन और विभिन्नताओं से संबंधित होते हैं। इस प्रकार श्रम विभाजन सामयवी एकता का स्रोत है। दुर्खीम ने दोनों प्रकार के कानूनों के साथ साथ यांत्रिक एकता एवं सामयवी एकता की विवेचना की है, उसे ही हम समझेंगे। आज मैं आपको यांत्रिक एकता के बारे में बताऊंगी और अपने अगले व्याख्यान में आपको सावयवी एकता के बारे में समझाऊंगी। यांत्रिक एकता प्राचीन, छोटे, सरल, अविकसित, आदिम और बिछड़े समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है। इन समाजों में सदस्यों में सभी क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती हैं जो सामाजिक एकता का आधार होती हैं। ये समाज छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में बसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और इनकी जनसंख्या भी कम होती है और जनसंख्या का घनत्व भी बहुत कम होता है। इनकी आवश्यकता बहुत सीमित होती है तथा एक जैसी होती है। यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ है कि समूह के सदस्यों में पाए जाने वाली समानताएं यांत्रिक एकता का आधार होती हैं। समाज के सदस्यों में समानताओं से परिपूर्ण जीवन होता है। उनके विचारों, विश्वासों, कार्यों और जीवन शैली के सामान्य प्रतिमान और आदर्श प्रचलित होते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वतंत्र नहीं होता, वह समूह के व्यक्तित्व में घुल मिल जाता है। इनमें एकता का कारण सभी क्षेत्रों में एकरूपता का होना है। इसीलिए दुर्खीम ने एकरूपता पर आधारित एकता को यांत्रिक एकता बताया है। इन समाजों में श्रम के विभाजन का अभाव होता है या श्रम विभाजन न्यूनतम या अल्प होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में एकरूपता होती है। यांत्रिक एकता के अंतर्गत ही दुर्खीम ने अपराध और दंड की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की है और इसी संदर्भ में आपने अपनी महत्वपूर्ण अवधारणा सामूहिक चेतना पर भी प्रकाश डाला है। सबसे पहले मैं आपको यांत्रिक एकता की विशेषताएं बताऊंगी और उसके पश्चात मैं आपको दंड, अपराध और सामूहिक चेतना की अवधारणा को समझाऊंगी। यांत्रिक एकता की विशेषताएं: मानव व्यवहार और मनोविज्ञान। यांत्रिक एकता वाले आदिम समाजों के व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक घटनाओं के क्षेत्रों में एकरूपता व्यक्त होती है। उनके विश्वास, धारणाएं, मत, तरीके, व्यवहार आदि सब कुछ एक जैसे होते हैं। दुर्खीम ने लिखा है कि इन यांत्रिक एकता वाले समाजों के व्यक्तियों में भिन्नता केवल आनुवंशिकता के कारण होती है। आनुवंशिकता जो कि हमें जन्म से प्राप्त होती है। इन आदिम समाजों में परंपरा का प्रभुत्व होता है, व्यक्तिवाद का पूर्णतः अभाव होता है। दूसरी विशेषता, कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण। दुर्खीम का मत है कि यांत्रिक एकता का आधार सामाजिक अंतर्विवेक और सामाजिक चेतना की एकरूपता होती है और ये सामाजिक चेतना शक्तिशाली होती है और इसके पीछे सर्वसहमति होती है तथा ये अव्यक्तिवादी होती है। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य समूह के नैतिक मूल्यों तथा नैतिक अंतर्विवेक को पुनः स्थापित करना होता है। न्याय का उद्देश्य भी यही होता है तथा वह अपराधी द्वारा क्षतिग्रस्त की क्षतिपूर्ति नहीं कराता है। तीसरी विशेषता, एकात्मकता और सामाजिक बंधन। इन समाजों में जनसंख्या के अल्प होने तथा श्रम विभाजन की अल्पता के फलस्वरूप यांत्रिक एकता मिलती है। ये व्यक्तियों की सजातीयता पर आधारित होती है। बंधन जो इनको एकता में बांधता है वह सशक्त जनमत की सर्वसहमति होती है। यानी जो इन लोगों में, समाज के लोगों में एकता में बांधने का काम करता है वह है सर्वसहमति, समाज के सदस्यों की सर्वसहमति।
और ये भी व्यक्तियों की मानसिक और नैतिक एकरूपता पर आधारित होती है। चौथी विशेषता, राजनीतिक शासन प्रणाली। इन समाजों में सभी महत्वपूर्ण न्याय के कार्य तथा सामाजिक मामले सारा समाज मिलकर निपटाता है। शासन करना, नियम बनाना आदि कार्य संपूर्ण समूह अपने सदस्यों की सार्वजनिक सभा में मिलकर करते हैं। ये पंचायत के रूप में संगठित होते हैं। समाज का कोई भी मामला व्यक्तिगत नहीं होता। उसकी चर्चा यानी उस मामले की चर्चा या निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है। पांचवी विशेषता, आर्थिक संगठन। इनकी आर्थिकी सभरणात्मक होती है। व्यक्ति मुश्किल से ही अपनी आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति कर पाता है। संपत्ति व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होती है। विशेषीकरण का अभाव होता है। उत्पादन में श्रम विभाजन का अभाव होता है। सभी परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्रकार के कार्य करते हैं। वर्ग नहीं होते, सभी समान होते हैं। मालिक मजदूर के संबंध नहीं होते। तो संपत्ति भी क्या होती है? सामूहिक होती है। अब मैं इसकी अंतिम विशेषता बताने जा रही हूँ, धर्म एवं विचारधारा। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक में निष्कर्ष दिया कि इन आदिम समाजों में यांत्रिक एकता का एक मुख्य कारण धर्म एवं इनकी विचारधारा है। इन समाज के लोगों में अव्यक्तिक टोटेम शक्तियों में विश्वास होता है। ये टोटेम शक्तियाँ वह होती हैं जिन्हें ये पवित्र मानते हैं और ये सामूहिक होती हैं। टोटेम व्यक्तित्व और व्यक्तिवादिता से स्वतंत्र होती हैं। इनमें स्थानीय एवं जनजातीय भक्तिवाद मिलता है। व्यक्तियों में व्यक्तिता या व्यक्तिगत मामलों का का अभाव होता है और ये लोग इस पवित्र शक्ति में यानी टोटेम में विश्वास रखते हैं और ये विश्वास उनकी अभिव्यक्तियों में देखा जा सकता है। अब मैं आपको अपराध, दंड और सामूहिक चेतना के बारे में समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपराध को। अपराध दमनकारी कानून अपराध की व्याख्या करते हैं। अपराध समूह के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधने में सहायक होता है। दुर्खीम के अनुसार विरोधी भावनाएं एक दूसरे का विरोध करती हैं। इसी प्रकार समान भावनाएं एक दूसरे के प्रति व्यक्तियों को आकृष्ट करती हैं। अपराध का संबंध उन भावनाओं पर आघात करने से है जो समाज के समस्त सदस्यों के मन में सामान्य रूप से विद्यमान रहती हैं। इन भावनाओं के प्रति सबके मन में समान आदर होता है। इन भावनाओं के आधार पर समूह के सदस्य परस्पर एकमतता अनुभव करते हैं, एकरूपता अनुभव करते हैं, एक मत होते हैं, परस्पर एक मत रहते हैं। अपराध इन भावनाओं पर आघात करके इस एकरूपता और एकमतता को नष्ट करता है। इसी कारण अपराध एक मत से विरोध भी किया जाता है, यानी सभी लोग अपराध का एक मत होकर विरोध करते हैं और उसके विरुद्ध सार्वजनिक आक्रोश जन्म लेता है। ये सामान्य आक्रोश समूह के सदस्यों की मानसिक एकता को स्थापित कर देता है। क्या कर देता है? ये जो आक्रोश होता है वह समूह के सदस्यों में मानसिक एकता को उत्पन्न कर देता है। दुर्खीम के शब्दों में ही अपराध उत्तेजित आत्माओं को एक दूसरे के निकट ला देता है और उन्हें एकाग्र कर देता है। दंड। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है तो समाज उसे दंड देता है। दंड का उद्देश्य प्रतिशोध लेना होता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस कार्य के लिए समाज दंड देता है वही कार्य अपराध कहलाता है। समाज का एक सामान्य मानसिक जीवन होता है जिसको दुर्खीम ने सामूहिक चेतना की संज्ञा दी है। जब समस्त व्यक्तिगत मन इस सामूहिक मन के अनुसार आचरण करते हैं तो समूह के सदस्यों में एक विशेष प्रकार का संगठन, एक विशेष एकता का दर्शन होता है। दुर्खीम के अनुसार समाज सामूहिक चेतना है जो प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा मतलब व्यक्तिगत चेतना के अंदर निवास करती है। इस सामूहिक चेतना के कारण
लोगों में यांत्रिक एकता की उत्पत्ति होती है। सामूहिक चेतना या सामान्य आत्मा का निर्माण समूह के सामान्य आदर्शों और भावनाओं के आधार पर होता है। यांत्रिक एकता की उत्पत्ति समूह के सदस्यों में पाए जाने वाली समानताओं, अनुरूपता और सामान्य प्रवृत्तियों के द्वारा होती है। अपराध सामूहिक आत्मा का निर्माण करने वाली इन समानताओं पर आक्रमण करता है, जिसके द्वारा सामाजिक एकता और संगठन का निर्माण होता है। इस सामूहिक आत्मा का अस्तित्व व्यक्तियों की आत्मा या चेतना से पृथक होता है। दुर्खीम लिखते हैं कि हमारे अंदर दो आत्माएं होती हैं। एक उन अवस्थाओं से संबंधित है जो हम में से प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत है और जो हमारी विशिष्टता को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? हमारी विशिष्टता को प्रकट करती है। जबकि दूसरी उन अवस्थाओं से संबंधित है जो संपूर्ण समाज के लिए सामान्य है। प्रथम हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व को व्यक्त करती है तथा उसका निर्माण करती है। दूसरी सामूहिक प्रकार की अर्थात समाज को व्यक्त करती है, जिसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक सामूहिक आत्मा या सामूहिक चेतना की सफलता जो समानताओं का परिणाम है, यांत्रिक एकता को जन्म देती है। जब व्यक्ति समाज के मूल्यों या नियम या अपेक्षित समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार का उल्लंघन करता है तो वह कार्य दंडनीय है, जिसकी समाज कभी भी स्वीकृति नहीं देता है, बल्कि समाज उसका प्रतिशोध लेता है, उसे दंड का रूप ले लेता है, यानी वो प्रतिशोध दंड का रूप ले लेता है। आदिम समाज में दंड का उद्देश्य समाज के मूल्यों को पुनः स्थापित करना था, अपराधी को कुचलना है और अपराध तथा अपराधी दोनों का दमन करना है। दुर्खीम ने अपराध के विघटनकारी कार्यों के अतिरिक्त उसके अप्रत्यक्ष संगठनात्मक कार्यों पर भी प्रकाश डाला है। अपराध के किन कार्यों पर भी प्रकाश डाला है? संगठनात्मक कार्यों पर भी उन्होंने लिखा है। आपका मत है कि अपराध की उपयोगिता ये है कि इसके विरुद्ध समूह के लोग संगठित होकर इसका विरोध करते हैं। लोगों में मानसिक एकता शक्तिशाली हो जाती है और दंड सामूहिक अंतर विवेक को पुष्ट करता है। दुर्खीम का मत है कि अपराध की उपयोगिता ये है कि इसके विरुद्ध समूह के लोग संगठित होकर इसका विरोध करते हैं। लोगों में मानसिक एकता शक्तिशाली हो जाती है। सामूहिक चेतना, अभी मैंने आपको दंड के अंतर्गत भी सामूहिक चेतना के बारे में बताया। अभी मैं पुनः आपको इसको बताने जा रही हूँ। सामूहिक चेतना समाज का एक सामान्य मानसिक जीवन को व्यक्त करने का माध्यम है, जिसको दुर्खीम सामूहिक चेतना या सामूहिक मन की संज्ञा भी देते हैं। जब समस्त व्यक्तिगत चेतना इस सामूहिक चेतना के अनुसार आचरण करते हैं तो समूह के सदस्यों में एक विशेष प्रकार का संगठन, एक विशेष एकता का दर्शन होता है। दुर्खीम के अनुसार समाज सामूहिक चेतना है जो प्रत्येक व्यक्तिगत चेतना के अंदर निवास करती है। इस सामूहिक चेतना के कारण लोगों में यांत्रिक एकता की उत्पत्ति होती है। सामूहिक चेतना या सामान्य आत्मा का निर्माण समूह के सामान्य आदर्शों और भावनाओं के आधार पर होता है। यांत्रिक एकता की उत्पत्ति समूह के सदस्यों में पाए जाने वाली समानताओं, अनुरूपताओं और सामान्य प्रवृत्तियों के द्वारा होती है। अपराध सामूहिक आत्मा या चेतना का निर्माण करने वाली इन समानताओं पर आक्रमण करता है, जिसके द्वारा सामाजिक एकता और संगठन का निर्माण होता है। इस सामूहिक आत्मा का अस्तित्व व्यक्तियों की आत्मा से पृथक अलग होता है। सामूहिक चेतना की सबलता जो समानताओं का परिणाम है, यांत्रिक एकता को जन्म देती है। थैंक यू।